एक ही देश और एक जैसा सिस्टम होने के बावजूद यहाँ पे एक स्टेट का आदमी दूसरे स्टेट के आदमी से ज्यादा कमा रहा है और यहीं से सबसे बड़ी प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। एक तो साउथ इंडिया के पास एज कम्पेयर टू नॉर्थ पॉपुलेशन भी कम है और साथ ही स्टेट्स भी कम है, लेकिन फिर भी नॉर्थ इंडिया के कंपैरिजन में साउथ इंडिया का जो आउटपुट है वो ज्यादा है। तो अब यहाँ पर असली सवाल ये है कि जब नॉर्थ इंडिया के पास पॉपुलेशन भी ज्यादा है और यहाँ पर स्टेट्स भी ज्यादा है, फिर भी हम साउथ इंडिया को कॉम्पीट क्यों नहीं कर पा रहे। हमारे देश में एक ही कॉन्स्टिट्यूशन, एक ही टैक्स सिस्टम, एक ही करेंसी और यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर भी एक ही है, लेकिन जब हम डेटा उठाकर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इंडिया के एक स्टेट की जीडीपी 120 बिलियन डॉलर है, वहीं दूसरे स्टेट की जीडीपी करीब 420 बिलियन डॉलर है। मतलब सीधा 3.5 टाइम्स का डिफरेंस। और ये मैं नहीं कह रहा, ये डेटा कह रहा है। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। प्लीज इस वीडियो को देखते टाइम आप अपने इमोशंस, प्राइड और नेशनलिज्म को थोड़ा साइड में रख दीजिएगा, क्योंकि सच बताऊं तो जब मैं इस वीडियो की रिसर्च कर रहा था ना, तो मुझे बहुत सारी बातें ऐसी पता चली हैं जिन बातों से आपको बुरा लग सकता है। इसलिए इस वीडियो को देखते टाइम इन 3 चीजों पर ही आप फोकस करिए। पहला डेटा, दूसरा इंसेंटिव्स और तीसरा आउटकम। तो चलिए, अब आपकी स्क्रीन के ऊपर एक मैप आ रहा है। इस मैप को बिल्कुल ध्यान से देखिए और समझिए, क्योंकि ये इंडिया का जीडीपी स्टेट वाइज पर कैपिटा मैप है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये पर कैपिटा इनकम होती क्या है। पर कैपिटा इनकम निकालने का एक सिंपल फॉर्मूला है। स्टेट की टोटल जीडीपी को उस स्टेट की टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें और जो नंबर हमारे सामने आएगा वो एवरेज इनकम पर पर्सन यानी कि पर कैपिटा इनकम होता है। अब आप इस मैप में सबसे पहले साउथ इंडिया को देखिए, जिसमें तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका और तेलंगाना है। आप नोटिस कर रहे हो इन सभी स्टेट्स के कलर ब्लू हैं और यहाँ पे ब्लू का मतलब सिंपल है कि इन स्टेट्स की पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, यानी कि लोग यहाँ पर ज्यादा कमा रहे हैं। अब आप इस मैप में थोड़ा ऊपर देखिए, यानी कि नॉर्थ इंडिया की तरफ, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब जैसे राज्य हैं। और जो यहाँ पर कलर है वो ब्लू से रेड हो जाता है और रेड कलर का यहाँ पे मतलब है लोअर पर कैपिटा इनकम। और इसका मतलब साफ है कि एज कम्पेयर टू साउथ यहाँ के जो लोग हैं वो कम कमाते हैं। अब इस मैप को और भी इजी वे में समझने के लिए सीधे नंबर्स पर आते हैं। देखिए, नॉर्थ इंडिया का एक स्टेट जो कि बिहार है, उसका एवरेज पर कैपिटा इनकम साल का लगभग 65 to 70,000 है। वहीं उत्तर प्रदेश का अराउंड 1 लाख और राजस्थान का 1.6 लाख है। अब दूसरी साइड साउथ इंडिया के स्टेट्स को देखिए, जहाँ तमिलनाडु का एवरेज आदमी साल का 3.6 लाख कमा रहा है, वहीं कर्नाटक का 3.8 लाख और तेलंगाना 3.87 लाख। मतलब दोनों रीजन के स्टेट्स में सीधा 3 to 4 टाइम्स का डिफरेंस है। तो देखा आपने कि किस तरह एक ही देश और एक जैसा सिस्टम होने के बावजूद यहाँ पे एक स्टेट का आदमी दूसरे स्टेट के आदमी से ज्यादा कमा रहा है और यहीं से सबसे बड़ी प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। अब पिक्चर का दूसरा साइड देखो। देखिए, साउथ इंडिया में 5 स्टेट्स आते हैं, जो कि है तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। आपको बता दूं, ये 5 स्टेट्स मिलकर इंडिया के जीडीपी में टोटल 31% कंट्रीब्यूट करते हैं और ये उतना ही है जितना नॉर्थ इंडिया के 8 स्टेट्स प्लस 3 यूनियन टेरिटरी मिलकर कंट्रीब्यूट करती हैं। देखिए, यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि एक तो साउथ इंडिया के पास एज कम्पेयर टू नॉर्थ पॉपुलेशन भी कम है और साथ ही स्टेट्स भी कम है, लेकिन फिर भी नॉर्थ इंडिया के कंपैरिजन में साउथ इंडिया का जो आउटपुट है वो ज्यादा है। एक तरफ नॉर्थ इंडिया है जहाँ देश की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन रहती है, वही पूरा रीजन मिलकर सिर्फ इंडियन जीडीपी में 1/3 कंट्रीब्यूट करता है। सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश को अगर मिला दिए जाएं तो इन दोनों की कॉम्बाइंड पॉपुलेशन 37 करोड़ हो जाती है और ये नंबर इतना बड़ा है कि पूरे साउथ इंडिया के 5 स्टेट्स की टोटल पॉपुलेशन को भी क्रॉस कर देता है। तो अब यहाँ पर असली सवाल ये है कि जब नॉर्थ इंडिया के पास पॉपुलेशन भी ज्यादा है और यहाँ पर स्टेट्स भी ज्यादा है, फिर भी हम साउथ इंडिया को कॉम्पीट क्यों नहीं कर पा रहे। और यहाँ पर हम आपको एक बात बता दें, हम यहाँ पर कोई स्टेट्स को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम ऐसे 2 अलग अलग इकोनॉमिक जोन देख रहे हैं जो कि हमारे इंडिया के अंदर ही पैरेलल चल रहे हैं। तो वीडियो के एंड तक आपको इस सवाल का जवाब तो मिलेगा ही, लेकिन आपको ऐसी ऐसी बातें पता चलेंगी जो कि सिर्फ नॉर्थ या साउथ नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को एक नई नजरिए से दिखाएंगी। लेकिन इस सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा और वो कहानी देखनी होगी जो हमें हमेशा से बताई जा रही है।
और ये भी देखना होगा कि जो कहानी हमें बताई जा रही है वो डेटा के सामने टिक क्यों नहीं पा रही। जब भी नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से कंपेयर किया जाता है तो हमें हमेशा से एक बात ये बताई जाती है कि साउथ इंडिया हमेशा से नॉर्थ इंडिया से आगे रहा है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है इस बात का प्रूफ हमें ESC PM के मेंबर संजीव सयल की एक रिपोर्ट में मिलेगा। संजीव सयल अपनी रिपोर्ट रिलेटिव इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन स्टेट्स में बताते हैं कि 1960 में वेस्ट बंगाल का इंडिया के नेशनल GDP में हिस्सा 10.5% था, लेकिन 2024 तक ये शेयर गिरकर सिर्फ 5.6% रह गया है। और आज आपको ये जानकर थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन 1960 में वेस्ट बंगाल इंडिया के टॉप इंडस्ट्रियल स्टेट्स में आता था। और ये सिर्फ बंगाल ही नहीं, कानपुर जो उत्तर प्रदेश में है उस टाइम इंडिया के बिगेस्ट टेक्सटाइल हब था, इसलिए कानपुर को बोला जाता था मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट। अब आप यहाँ पे एक सेकंड के रुकिए और ये सोचिए, जब नॉर्थ इंडिया हमेशा से ही साउथ इंडिया से पीछे था तो नॉर्थ इंडिया में इतनी ज्यादा फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज आ कहां से गई और कानपुर को मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट क्यों कहा गया। और आपको एक और बात बता दूं, अब यहाँ पे यदि साउथ इंडिया इतना आगे था नॉर्थ इंडिया से तो हमें हिस्ट्री में दिख क्यों नहीं रहा। और इस सवाल का जवाब भी हमें 1961 में हुए सेंसस से ही मिलेगा। फिनकॉर्प इंडिया के अकॉर्डिंग 1961 में तमिलनाडु का पर कैपिटा इंडेक्स 344 था और वहीं वेस्ट बंगाल का पर कैपिटा 386 था। और ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि वेस्ट बंगाल तमिलनाडु से आगे था, लेकिन आज का डेटा कुछ और ही कह रहा है। तमिलनाडु का पर कैपिटा 3,61,000 है और वहीं वेस्ट बंगाल का सिर्फ 2 लाख है। तो देखा आपने कि किस तरह आज वेस्ट बंगाल पीछे रह गया और तमिलनाडु आगे निकल गया। मतलब ये बात कि साउथ इंडिया ऑलवेज रिच और नॉर्थ इंडिया ऑलवेज पुअर, ये स्टेटमेंट तो डेटा के सामने फेल हो जाता है। लेकिन लोग यहाँ पे एक और यहाँ पे लॉजिकल बात ये करते हैं कि ब्रिटिश इंडिया में जो पोर्ट्स का निर्माण हुआ ये सबसे ज्यादा साउथ इंडिया और वेस्ट में हुआ, इसलिए आज साउथ इंडिया इतना आगे है। क्वेश्चन तो लॉजिकल है, लेकिन इसके पीछे की भी सच्चाई जान लेते हैं। और इस बात की सच्चाई हमें मिली गेट बंगाल की एक रिपोर्ट में जिसका नाम है द ओल्डेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। और इस रिपोर्ट में क्लियरली लिखा है कि कोलकाता पोर्ट 1870 में एस्टेब्लिश हुआ और ब्रिटिश रूल में इंडिया का पहला मॉडर्न पोर्ट बना। कई सालों तक ये लंदन के बाद ब्रिटिश एम्पायर का सेकंड बिजिएस्ट पोर्ट था और 1920 तक इंडिया के लगभग आधे ज्यादा ट्रेड को हैंडल करता था। तो मेरा आपसे एक सवाल है, आखिर ये कोलकाता पोर्ट किस रीजन में आता है? तो यहाँ पे आपका जवाब होगा ईस्ट इंडिया में। तो ये बात कहाँ से आ गई कि साउथ इंडिया हमेशा से ही पोर्ट की वजह से आगे रहा है? क्योंकि जब हमने हिस्ट्री में देखा तो हमें पता चला कि सबसे बड़ा पोर्ट तो ईस्ट इंडिया में था। तो ये बात साउथ इंडिया ऑलवेज रिच एंड नॉर्थ इंडिया ऑलवेज पुअर यहाँ एक बार फिर से फेल हो जाती है। अब यहाँ पे लोग एक और लॉजिकल बात ये करते हैं कि साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया से इसलिए आगे है क्योंकि नॉर्थ इंडिया ने सबसे ज्यादा पार्टीशन का ट्रॉमा झेला है। इस बात में कितनी सच्चाई है अब इसका भी पर्दाफाश करते हैं। लेकिन जब हम रिसर्च कर रहे थे तो हमें इकोनॉमिस्ट की एक बात पता चली। वो ये कह रहे हैं कि जो ये ट्रॉमा है ये टेम्परेरी होता है, सिर्फ 5 से 10 सालों तक, यानी 70 सालों तक डेवलपमेंट ना हो तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। और वो रीजन क्या है चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। और ये रीजन है एक गलत फैसला जो कि इंडिपेंडेंस के बाद लिया गया था। ये फैसला उस टाइम पे फेल लग रहा था, नेशनल बिल्डिंग जैसा लगा, लेकिन इसका साइड इफेक्ट हमें आज देखने को मिल। देखिए, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में ये जो गैप आया है ये आया है गलत पॉलिसीज के रिजल्ट के कारण। इसलिए इन पॉलिसीज को समझने के लिए हमें जाना होगा 1950s के इंडिया के अंदर। उस टाइम के अंदर इंडिया को आज़ाद हुए बस 3 साल हुए थे, इसलिए इंडिया के पास ना तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर था और प्राइवेट कंपनीज लगभग ना के बराबर थी। इसलिए इंडिया को डेवलप करने के लिए बस एक ऑप्शन था, वो था स्टेट लेड डेवलपमेंट। मतलब अब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कहाँ पर फैक्ट्रीज आएंगी, कहाँ पर इंडस्ट्रीज को सेटअप करना है और कहाँ पर जॉब पीरियड्स होंगी। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी कि जो मेजर रॉ मटेरियल है जैसे कि आयरन, कोर और स्टील, वो एक ही पर्टिकुलर रीजन के अंदर थी और वो था ईस्ट इंडिया। और जो ईस्ट इंडिया बेल्ट की हम बात कर रहे हैं वो आज का बिहार, झारखंड और बंगाल बेल्ट है। और इकोनॉमिक्स का एक सिंपल रूल ये कहता है कि फैक्ट्रीज वहीं पर सेटअप होंगी जहाँ पर रॉ मटेरियल सस्ता मिले, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम हो, जिससे प्रॉफिट ज़्यादा बचे। तो इस लॉजिकल रीजन के हिसाब से सभी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज को तो ईस्ट इंडिया के अंदर होना था, पर ऐसा हुआ क्यों नहीं? और इस लॉजिकल क्वेश्चन का ऑनेस्ट आंसर दिया जाए तो 1950s की गवर्नमेंट का ये कहना था कि अगर हम सारी इंडस्ट्रीज को ईस्ट इंडिया के अंदर डेवलप कर देंगे तो बाकी इंडिया तो पीछे रह जाएगा। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए उन्होंने एक पॉलिसी को डेवलप किया जिसका नाम था फेड इक्वलाइजेशन पॉलिसी। गवर्नमेंट की इस पॉलिसी के हिसाब से अगर आपकी फैक्ट्री कोल माइन के बिल्कुल नजदीक में है या फिर हजारों किलोमीटर दूर, आपको कॉस्ट पर कोल सेम रहेगी। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें, एक फैक्ट्री रांची में है और दूसरी कोल
फैक्ट्री चेन्नई में है, दोनों को ही कोस्ट पर कोस्ट सेम रहेगा। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसका सोल्यूशन देते हुए गवर्नमेंट ने कहा कि जो भी एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट का खर्चा आएगा वो गवर्नमेंट देगी। ये सुनने के बाद सबको ऐसा लगने लगा कि ये पॉलिसी तो काफी ज्यादा फेयर है, जिससे इक्वल डेवलपमेंट और सबको सेम अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन यहाँ पर तो इकोनॉमिक्स का सारा गेम ही पलट गया। अब एक एग्जाम्पल के लिए अपने आप को एक इन्वेस्टर की जगह रख कर देखिए और सोचिए कि सब तरफ रॉ मटेरियल एक सेम प्राइस के अंदर मिल रहा है, तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे कि आसपास कोई बढ़िया पोर्ट है या नहीं, रोड, सिटीज, लिविंग कंडीशन और एक्सपोर्ट्स कनेक्टिविटी किस तरीके की है। और वैसे ये सब ईस्ट इंडिया के अंदर तो नहीं था, तो आप क्या करेंगे। इसलिए इन्वेस्टर्स ने ये सोचा कि अब रॉ मटेरियल का प्राइस सब तरफ सेम है, तो क्यों ना अपनी फैक्ट्रीज को कोस्टल एरियाज की तरफ शिफ्ट किया जाए। इसलिए धीरे धीरे सारी फैक्ट्रीज वेस्ट और साउथ की तरफ शिफ्ट होने लगी और नॉर्थ और ईस्ट इंडिया का काम बस इतना रह गया, कोर और आयरन को एक्सट्रैक्ट करना। और कुछ गवर्नमेंट और इंडस्ट्री डेटा के हिसाब से ये पॉलिसी लगभग 40 साल तक चली, मतलब 1952 से लेकर 1993 में आकर जब इस पॉलिसी को हटाया गया तो ये डैमेज परमानेंट बन चुका था। जिससे हुआ ये कि फैक्ट्रीज परमानेंटली सेटअप हो चुकी थी, सप्लाई चेन बन चुकी थी और जो लेबर थी वो माइग्रेट कर चुकी थी। और इसलिए ये कहना गलत होगा कि नॉर्थ और ईस्ट इंडिया पीछे रह गया, बल्कि एक्यूरेट बात तो ये है कि वो सिस्टम के थ्रू पीछे रह गया। अब आता है इस पूरी स्टोरी के अंदर एक बड़ा ही कमाल का टर्निंग पॉइंट। जब नॉर्थ इंडिया से सारे की सारी फैक्ट्रीज साउथ इंडिया के अंदर शिफ्ट हो रही थी, तब साउथ इंडिया ने एक कमाल का डिसीजन लिया। और ये डिसीजन फैक्ट्रीज के लिए नहीं था, बल्कि ह्यूमन इन्वेस्टमेंट के ऊपर था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ह्यूमन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है। इसको समझने के लिए हमें जाना होगा 1960s और 70s के इंडिया के अंदर। उस टाइम के अंदर इंडिया की कंडीशन कुछ इस तरीके की थी कि वो इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर और फैक्ट्रीज को एक साथ सेटअप नहीं कर सकता था। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए साउथ इंडिया के कुछ स्टेट्स ने ये सॉल्यूशन निकाला कि चलो कोई बात नहीं, अपॉर्चुनिटी आज नहीं आ रही है तो कल को तो जरूर आएगी। इसलिए उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए सबसे पहले हमें आज रेडी होना पड़ेगा। और इस बात का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है तमिलनाडु। देखिए 1960 के अंदर तमिलनाडु के सीएम कमलराज ने एक बात नोटिस करी कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो कुछ लोगों ने इस बात का रीजन दिया कि बच्चों के बीच में अवेयरनेस नहीं है या फिर पेरेंट्स ही केयरलेस है। लेकिन कमलराज को तो कुछ और ही प्रॉब्लम लगी। इसलिए कमलराज ने ग्राउंड लेवल पर जाकर रिपोर्ट निकलवाई और रिपोर्ट देखकर सभी हैरान रह गए। रियलिटी तो ये थी कि वहाँ की फैमिलीज इतनी ज्यादा गरीब थी कि वो 2 वक्त की रोटी तक नहीं कमा पाते थे। इसलिए वहाँ के बच्चे स्कूल जाने की बजाय मजदूरी करते थे। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी स्टार्ट की जिसका नाम था मिड डे मील स्कीम। और इस स्कीम का लॉजिक बड़ा ही सिंपल था, स्कूल आओगे तो खाना मिलेगा। और जैसे ही ये स्कीम रनिंग में आई तो स्कूल डिपार्टमेंट के सारे रिकॉर्ड टूट गए। सेंसस डेटा ये दिखाता है कि 1970 के एंड तक वहाँ का लिटरेसी रेट नेशनल एवरेज से भी ज्यादा हो चुका था। और इसी के साथ साथ इसका असर हायर एजुकेशन के ऊपर भी देखने को मिला। देखिए आज तमिलनाडु का हायर एजुकेशन एनरोलमेंट रेट 47% है, जबकि नेशनल एवरेज तो 28% पर ही अटक जाता है। और इस पूरे साइकिल का रिजल्ट ये बन के निकला कि अच्छी स्किल और डिसिप्लिन वर्कफोर्स तैयार हुई, जिससे जब इंडिया के अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटीज आना शुरू हुई तो लोगों को शुरुआत से ही फायदा देखने को मिला। इसलिए जब 1990 के अंदर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस मार्केट ग्रो करने लगा तो साउथ इंडिया के पास तैयार लेबर खड़ी थी, लेकिन नॉर्थ इंडिया के पास तो इस बारे में कोई डायरेक्शन ही नहीं थी। और यहाँ पर बात सिर्फ मैन की नहीं हो रही है, बल्कि साउथ इंडिया की तरफ से फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन भी लगभग 29% है और नॉर्थ इंडिया की तरफ से 15%। और ये जब हो रहा है जब साउथ इंडिया की पॉपुलेशन नॉर्थ इंडिया से काफी कम थी। और इसका फाइनल रिजल्ट ये निकला कि साउथ इंडिया के अंदर एक घर के अंदर कम से कम 2 लोग तो कमा रहे थे, जिससे उनकी पर कैपिटा इनकम भी ज्यादा थी। और वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ इंडिया के अंदर लगभग सिर्फ एक आदमी कमा रहा था और 5 से 6 लोग उसके ऊपर डिपेंड करते थे, इसलिए वहाँ की पर कैपिटा इनकम भी लो थी। इसलिए जब 1991 के अंदर फॉरेन कंपनीज ने इंडिया के अंदर एंट्री ली तो उन्होंने ये नहीं पूछा कि जमीन कहाँ पर सस्ती मिलेंगी, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडीज कहाँ पर है, उन्होंने ये पूछा कि स्किल्ड लेबर कहाँ पर है। और यहाँ पर लोगों का ऑब्वियसली सिर्फ और सिर्फ एक जवाब था, साउथ इंडिया। और देखिए नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में ये जो गैप बना है ये कोई एक दिन या एक रात के अंदर नहीं बना है, ये 30-40 साल के एजुकेशन फर्स्ट डिसीजन का
का रिजल्ट था। और देखिए ऐसा नहीं है कि नॉर्थ इंडिया ने एजुकेशन के अंदर इन्वेस्ट नहीं किया, देखिए उन्होंने इन्वेस्ट तो किया लेकिन वो कम था और काफी देर हो चुकी थी। इसलिए जब अपॉर्चुनिटी आई साउथ इंडिया रेडी था और नॉर्थ इंडिया नहीं। चलिए अब हमने यहाँ तक ये बात तो कर ली है कि साउथ इंडिया कैसे सही पॉलिसीज को फॉलो करके नॉर्थ इंडिया से इतना आगे निकल चुका है, लेकिन यहाँ पर आपको मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि यहाँ पर हमने किसी रीजन या फिर स्टेट को कंपेयर नहीं किया है। यहाँ पर हमने उसी इकोनॉमिक डेटा के बारे में बात करी है जो रियलिटी दिखाता है। इसलिए अब नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से सीख लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब ये दोनों रीजन एक साथ आगे बढ़ेंगे तभी ये देश आगे बढ़ेगा।